शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि एक जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है उसके विषय में हमको जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, यानी कि वी हैव टू एनालाइज द जजमेंट। एंड चूंकि यूट्यूब के लिए इसको मैं डालूंगा इसलिए थोड़ा हिंदी में इसको समझना चाहिए। रेवेन्यू बोर्ड का जो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो म्यूटेशन है, अब इसमें 3 प्रकरण है। मध्य प्रदेश का केस है, ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट का जजमेंट था जिस जजमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। प्रॉपर्टी का मामला है, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी का मामला है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, देयर इज 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। वैसे तो लॉट ऑफ टाइप प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन जब स्थावर संपत्ति की बात करते हैं तो हम एक अर्बन लैंड की बात करते हैं या फिर रेजिडेंशियल लैंड की बात करते हैं। दूसरी वी टॉक्स अबाउट द एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड की खास बात यह होती है कि उस पर राज्य का आधिपत्य होता है। जो रेजिडेंशियल लैंड है, जो रेजिडेंशियल घोषित लैंड है, उस पर मेरी ओनरशिप हो सकती है। लेकिन जो रेवेन्यू का मामला है या फिर मैं कहूं कि अगर वो एग्रीकल्चर लैंड का मामला, उसकी अधिपति सरकार होती है। वी हैव अ ट्रांसफरेबल राइट। हमको उस विषय पर ट्रांसफरेबल राइट होते हैं, यानी कि मैं जोत बो खा सकता हूं, उससे कमाई कर सकता हूं और मुझे ट्रांसफर करने का राइट होता है। तो उसमें भी विद द ट्रांसफरेबल राइट, विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। तो ग्रोव लैंड हमारे पास है, दलदल की भूमि है, बागवानी की भूमि है, इसमें मेरे पास राइट हैं लेकिन नॉन ट्रांसफरेबल राइट हैं। और कुछ स्थानों पर अलग अलग तरह की प्रॉपर्टियों में ट्रांसफरेबल राइट भी हम देते हैं। तो कुल मिलाकर ये आती है कि कुछ भूमियों पर केवल मेरे पास लाइसेंस है, कुछ भूमियों पर मेरे पास ओनरशिप है, कुछ भूमियों के पास पर मेरे को पट्टा है। ये अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। दैट इज वाई वी हैविंग अ सक्सेशन एक्ट, वी हैविंग अ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, वी हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वी हैविंग अदर लॉज रिलेटेड टू वन अनदर। इसलिए सबसे पहले प्रॉपर्टी का कानून लगाने से पहले यह जानना होता है कि वो प्रॉपर्टी है किस टाइप की। इफ वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इट इज, then how we can define or how we will decide on the property, because without knowing which law will apply on the property, how we will decide it। तो सबसे पहली और जो वकीलों की सबसे बड़ी गलती रहती है, या मैं कहूं कि जो उनकी कमजोरी रहती है, वो ये है कि हम कानून की डेप्थ को उस लेवल तक नहीं जानते कि आखिर ये प्रॉपर्टी पर कानून कौन सा लगेगा। क्योंकि हमारे पास 8-10 कानून है प्रॉपर्टी के, तो कौन सा कानून लगेगा और उसको कैसे डिसाइड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पे आज इसी विषय पर एक केस आया जिसमें शायद हाई कोर्ट ने वो दूसरा कानून लगा दिया, या कानून लगाते समय मेंटली जो उनके पास रीजनिंग थी वो उन्होंने दी। हाई कोर्ट के सामने मामला गया। पहली बात यह आती है कि एक प्रॉपर्टी पर जो डिस्प्यूट है वो ये है कि मृतक जो मरा है उसने प्रॉपर्टी किसी को कब्जा दे दिया और एक एग्रीमेंट कर लिया। Now the property transferred by an agreement, unregistered agreement, agreement है लेकिन वो registered agreement नहीं है। प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट से ट्रांसफर हुई। अब जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, पोजीशन भी दे दिया, मृतक ने मरने से पहले एक विल बना दी, एक वसीयत बना दी, और उस वसीयत से उसने अपने किसी दूर के रिश्तेदार को या किसी जानने वाले को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब सवाल यह पैदा होता है कि प्रॉपर्टी किसी जानने वाले को ट्रांसफर कर दी, तो जिसके पास विल थी वो गया, पहले वाले के पास एग्रीमेंट है, पोजीशन है, पोजीशन पर बैठा हुआ है। और याद रखिएगा, ये भी कानून एविडेंस एक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो वो ये भी कहता है कि पोजीशन प्रमा फेसाए ये कहता है कि भाई ये इनकी है प्रॉपर्टी, अगर कोई दूसरा मामला नहीं है। ये एडवर्स पोजीशन का मामला है, नो वन क्लेम्स ऑन द प्रॉपर्टी। तो 2 डिस्प्यूट हैं। एक डिस्प्यूट तो ये है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, ओरल ट्रांसफर हो चुकी है, लिखित ट्रांसफर हो चुकी है और पोजीशन दिया जा चुका है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। दूसरा विल बना दी, विल जिसके पास थी वो चला गया तहसीलदार के पास, तालुकादार के पास,
उसने तहसीलदार के यहां म्यूटेशन की एप्लीकेशन लगाई कि भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेरा नाम चढ़ा दिए, आई हैव ए बिल। उस बिल पर बाकायदा जब म्यूटेशन होता है तो पब्लिकेशन होता है, चीजें दिखाई देती हैं, बहुत बहुत काम होते हैं। तो पब्लिकेशन हुआ होगा, ऑर्डर हुआ होगा, वो चस्पा किया गया होगा, तरीका तो ये था कि डुगडुगी बजाई जाती, वो सब कुछ हो गया, प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर हो गई, यानी कि म्यूटेट कर दी गई, सॉरी ट्रांसफर नहीं, म्यूटेट कर दी गई, यानी कि दाखिल खारिज हो गया। जो मृतक था उसका नाम काट कर जिसके पास विल थी उसके नाम प्रॉपर्टी चढ़ा दी। अब जिसके पास पोजीशन था और वो एग्रीमेंट था अनरजिस्टर्ड, उसने तहसीलदार के यहां चैलेंज किया, तो तहसीलदार सीधी सी बात है कि वो उसने डिनाई कर दिया। उसने कहा भाई विल के आधार पर म्यूटेशन कर दिया, तुम्हारे पास जो एग्रीमेंट है वो अनरजिस्टर्ड है और वो हम नहीं मानते। फिर वो एसडीओ के पास गया, सब डिविजनल ऑफिसर, कहीं कहीं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उसको कहते हैं, एसडीएम कह लीजिए, एसडीओ या एसडीएम के पास गया, उसने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर वो एडिशनल कमिश्नर के पास गया, उसने भी रजिस्टर वो कर दिया। फिर उसको रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि सेकंड अपील हो चुकी थी इसलिए वो सीधा आर्टिकल 227 में हाई कोर्ट चला गया, अपील में नहीं गया। हाई कोर्ट में वो रेवेन्यू बोर्ड की अपील में नहीं गया, वो आर्टिकल 227 में गया और उसने कहा कि भाई गलत तरीके से ये कर दिया गया, मेरे पास पोजीशन है, मेरे पास ये है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आर्टिकल 227 का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते हुए कहा कि जब उसके पास पोजीशन है, जब उसके पास एक 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 एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट है, तो ये जो विल से ट्रांसफर हुई है प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल लैंड, ये मध्य प्रदेश रेवेन्यू एक्ट की सेक्शन 108 और 109 के अनुसार लिमिटेड पावर होती है, ये ठीक नहीं। उन्होंने पुराने जजमेंट का भी हवाला दिया और कहा कि ये म्यूटेशन नहीं हो सकता, म्यूटेशन कैंसिल कर दिया और यही कहा कि भाई म्यूटेशन नहीं हो सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि बड़ा मामला था। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब सवाल यह पैदा होता है, पहली बात कि हाई कोर्ट 227 का इस्तेमाल कर सकता है क्या? 227 में सुपरवाइजरी पावर है या फिर उसको जजमेंटल पावर है आर्टिकल 227 में? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो यह है कि हाई कोर्ट अपनी पावर को एक्सीड कर गया है, उसको आर्टिकल 227 में केवल सुपरवाइजरी पावर है कि हमारे नीचे के कोर्ट क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं और उनको कैसे मैनेज किया जाए, उसको वहां डिसीजन पलटने की पावर नहीं थी। एक बात। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि म्यूटेशन की जो कार्रवाई है दैट इज एन डिफरेंट थिंग। म्यूटेशन जहां पर होता है, जहां पर दाखिल खारिज होता है, वहां ओनरशिप चैलेंज नहीं होती, वो केवल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, वो जुडिशियल फंक्शन नहीं है। और चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, जुडिशियल फंक्शन नहीं है, इसलिए जो विल है वो विल वैलिड है, यहां वो सॉरी जो जो म्यूटेशन है वो म्यूटेशन वैलिड है। म्यूटेशन केवल और केवल राज्य सरकार अपने रिकॉर्ड के लिए रखती है। म्यूटेशन केवल एग्रीकल्चरल लैंड में दाखिल खारिज केवल सरकारी रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इफ यू डू हैविंग एन डिस्प्यूट, अगर तुम्हारे पास डिस्प्यूट है तो फिर वो डिस्प्यूट आपको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने अपनी पावर को एक्सीड कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट में अगर ये केस सॉरी हाई कोर्ट में अगर ये केस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिसीजन के बाद आया होता, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गए होते, उस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए आया होता अपील में, तो हाई कोर्ट उस पर कर सकता था पूरा मेरिट पे सुनने के बाद। वो 227 में आया, रेवेन्यू बोर्ड गए नहीं थे, 227 में आया, हाई कोर्ट ने अपनी पावर एक्सीड कर दिया। वो प्रॉपर चैनल से जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड कहता है या रेवेन्यू एक्ट कहता है उसके अनुसार नहीं आए। एक बात। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि भाई अगर डिस्प्यूट है तो 227 में कैसे डिसाइड कर दोगे, वो तो वैसे आना चाहिए। अच्छा, डिस्प्यूट है तो फिर वो डिस्प्यूट सिविल कोर्ट जाना चाहिए, सिविल कोर्ट में जाता
सिविल कोर्ट से फिर वो उसकी अपील में जाता, अपील के बाद सेकंड अपील हाई कोर्ट आती, तो फिर उसकी ओनरशिप का डिस्प्यूट सॉल्व करता कि वाकई में विल वैलिड है कि नहीं है, पोजीशन ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पार्ट परफॉर्मेंस है कि नहीं है। पार्ट परफॉर्मेंस ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में हम डील करते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर पार्ट परफॉर्मेंस कर दी गई है, पोजीशन दे दिया गया है, पेमेंट ले लिया गया है और पार्ट परफॉर्मेंस हो गई है, तो ऐसी परिस्थिति में जब पार्ट परफॉर्मेंस हो गई हो और एविडेंस है कि इसमें ये हुआ है, कोई कोई रिकॉर्ड है, तो फिर उसमें सिविल कोर्ट उस पार्ट परफॉर्मेंस का ऑर्डर कर सकता है कि जाइए और रजिस्ट्री इनके नाम करिए, जो बाकी का डिस्प्यूट है, जो बाकी का पेमेंट लेन देन है, उसको कर दीजिए। ये डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर लैंड है तो फिर वो रेवेन्यू एक्ट क्या कहता है, राज्य टू राज्य, स्टेट टू स्टेट डिफाइन करता है, लेकिन पार्ट परफॉर्मेंस हो सकती है। तो फिर सवाल यहां पर था विल वैलिड है कि पार्ट परफॉर्मेंस वैलिड है। अगर कोई व्यक्ति पार्ट परफॉर्मेंस कर चुका है और पेमेंट ले चुका है, एग्रीमेंट कर चुका है, पोजीशन ट्रांसफर कर चुका है, एडवर्स पोजीशन हो चुका है, एडवर्स पोजीशन से मतलब होता है नो वन डिस्प्यूटेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरर, जिसने ट्रांसफर करी है उसके जीवित रहते किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया। कब चैलेंज हुआ? जब वो मर गया, उसकी विल आ गई, जबकि उसने अपने जीवित रहते ही पोजीशन ट्रांसफर कर दिया था, एग्रीमेंट कर लिया था। अब वो विल कितनी वैलिड है, ये सवाल है। तो फिर इसका डिस्प्यूट कि विल वैलिड है कि नहीं है, कि ट्रांसफर वैलिड है, मतलब पहले से जो ट्रांसफर किया गया वो वैलिड है, इन दोनों के बीच में अगर कोई डिसाइड करेगा तो दैट इज एन सिविल कोर्ट, नॉट द रेवेन्यू कोर्ट, क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड या रेवेन्यू का जो कोर्ट है वो केवल दाखिल खारिज करते हैं। दाखिल खारिज का मुकदमा होता है, नो डाउट। अगर वहां डिस्प्यूट कर दिया होता ड्यूरिंग द टाइम, जो 30 दिन का 31 दिन का उसने दिया होता, डिस्प्यूट कर दिया होता, तो वो म्यूटेशन ही ना करता, वो कहता पहले सिविल कोर्ट जाइए और अपनी ओनरशिप सिद्ध करके आइए। लेकिन उस समय चूंकि उसको डिस्प्यूट नहीं खड़ा किया गया था, उस समय म्यूटेशन में ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया था, बाद में लेटर ऑन ऑब्जेक्शन लगाया गया, तो ये विल का जो 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 दाखिल खारिज है वो वैलिड है। दाखिल खारिज इज नथिंग, म्यूटेशन इज नथिंग, म्यूटेशन इज ओनली द रीनेमिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। डिस्प्यूट है तो यू हैव टू गो टू द सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट जाता, तब हाई कोर्ट डिसाइड करता तो ज्यादा अच्छा होता। इसलिए विल यहां पर वैलिड है और डिस्प्यूट हाई कोर्ट जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि क्लैरिटी के लिए, वैसे तो आप सब सीनियर हैं, आप जानते ही हैं, लेकिन क्लैरिटी के लिए ये बड़ा